हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग न्यूज़ थ्रू मैप्स की एक सेशन ला रहे हैं जिसमें 3 से 4 क्लासेस हैं, जो कि कल एक पहली क्लास रिकॉर्ड किया, वो आपको 1-2 दिन में मिल भी जाएगी। बताना ये चाहता हूँ कि बिल्कुल घबराना नहीं है कि इतने शॉर्ट में क्यों न्यूज़ेस या इस तरह की चीज़ों को क्यों कवर किया। हाँ दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि मैपिंग की एक प्रॉपर क्लास आने वाली है। वो क्लास जब आएगी तो उसके पहले अनाउंस कर दिया जाएगा। प्रॉपर शेड्यूल के साथ वो क्लासेस जो है आपको दी जाएंगी, पब्लिक की जाएंगी। और एक चीज़ मैंने और बताया कि बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड मैपिंग तक उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी जो भी आपने मैपिंग में देखी होंगी। फिर प्रश्न आता है कि किसके लिए वो क्लासेस उपयोगी होंगी। तो वो क्लासेस वनडे एग्ज़ाम के स्टूडेंट से लेकर के यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी या फिर आप यूकेपीएससी, कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं यूपी पीसीएस का उसमें मैप या 75 डिस्ट्रिक्ट्स या ओडीओपी या वहाँ की टोपोग्राफी अपने उत्तर प्रदेश की, वो चीज़ें अलग से पढ़ाऊँगा। बाकी आपको जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका मैप जो है अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं वर्ल्ड और इंडिया कंप्लीट कराऊँगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये क्लासेस 1 महीने तक या एज पर टीम डिसाइड होगा कि कितने दिन तक विजिबिलिटी इसकी रहेगी। विजिबिलिटी अगर मतलब अगर व्यूज़ अच्छे हैं तो विजिबिलिटी हम चाहेंगे कि कुछ दिन बढ़ा दें, बट एक लिमिटेड टाइम के बाद ये क्लासेस हाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसका जल्दी से जल्दी लाभ ले लेंगे। जब से भी लॉन्च होगी उसके 10 दिन पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी 4CS, उसको आप लोग देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल समिट्स इन न्यूज़, जो भी समिट्स हुई हैं इस साल उसको जो है यहाँ पर कवर किया गया है। तो सबसे पहला देखते हैं 18th G20 समिट हुई है, 18वीं G20 की समिट हुई है। और मुझे बताना नहीं चाहिए, मतलब बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि न्यू दिल्ली में, ये इंडिया में इस बार हुई थी। तो न्यू दिल्ली वाली जो समिट हुई है उसके कुछ मेजर आउटकम्स हैं। जैसे यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का निर्माण किया गया, मतलब उसको लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको IMEC कहते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद कहता है कि अफ्रीकन यूनियन जो है एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20 को इंक्लूड किया गया, इंक्लूजन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20। तो ये 3 न्यूज़ थी जो कि न्यू दिल्ली से रिलेटेड थी। अब मैप में भी देख सकते हो, यहाँ पर न्यू दिल्ली को दिखाया हुआ है, तो न्यू दिल्ली तो दिखाने की जरूरत है नहीं। चलिए, अगला आता है आपका सेकेंड नॉर्थ सी समिट। तो दूसरी नॉर्थ सी समिट कहाँ हुई है? ऑस्टेंड, बेल्जियम में हुई है। तो बेल्जियम को मैप में यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये बेल्जियम है। यूके के बगल में यहाँ पर है बेल्जियम। ठीक है, ये वाली कंट्री जो है ये है बेल्जियम। ठीक है, क्या बात करता है? बात करता है कि सेकेंड नॉर्थ सी समिट हुई है। मेजर आउटकम ये है कि इसका एम है कि नॉर्थ सी को लार्जेस्ट पावर हाउस ऑफ यूरोप बना देना 2050 तक। इनका टारगेट है कि 2050 तक जो नॉर्थ सी है उसको लार्जेस्ट पावर हाउस बना देंगे, बाई टेकिंग इट्स ऑफशोर विंड कैपेसिटी टू 120 गीगावाट बाई 2030 एंड 300 गीगावाट बाई 2050। मतलब 2050 तक इसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसको 300 गीगावाट पहुंचा देंगे, और 2030 तक का एक छोटा टारगेट रखें कि 120 गीगावाट पहुंचाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड नॉर्थ सी समिट है और ये नॉर्थ सी को लार्जेस्ट पावर हाउस बनाने की बात चल रही है यूरोप के लिए। फिर अगली जो समिट आती है वो आती है आपकी G77 प्लस चाइना समिट। इसके मेजर आउटकम में ये है कि इंडिया ने रिट्रेट किया है इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ। भारत ने फिर से एक बारी दोहराया है अपनी बात को ग्लोबल साउथ के लिए। ठीक है, ये समिट हुई कहाँ थी? तो हवाना, क्यूबा में हुई थी। ये छोटा सा आइलैंड है जो कल मैंने आपको बताया भी। ठीक है, हवाना, क्यूबा, ये आपका कैरेबियाई कंट्री पड़ेगा। ठीक है तो वैसे नॉर्थ अमेरिका की कंट्री, लेकिन कैरेबियाई देशों में गिना जाता है। तो ये USA है और USA का पार्ट ही ये भी है। ठीक है, फिर बात आती है आपका अगली मीटिंग की। तो ये हुई है अगली मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में। मीटिंग का नाम क्या है? मीटिंग का नाम है IPEF, यानी कि थर्ड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो IPEF की जो मीटिंग हुई है वो सैन फ्रांसिस्को USA में हुई है, याद रखेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में स्थित एक देश है जहाँ पर 15th ब्रिक्स समिट हुई थी, 15वां ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ।
आउटकम क्या था कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स की बात चली कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन कर देते हैं और 5 नए मेंबर्स को जो है ऐड कर देते हैं इसमें। तो क्या क्या नाम है? इजिप्ट है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रखा है, फिर भी एक बार कर दे रहा हूँ। अगली जो एक मीटिंग हुई है उसका नाम है 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉरिशस अफ्रीका में हुई है, ठीक है। फिर आता है आपका ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी की न्यूज़ है, 91st जनरल असेंबली मीटिंग हुई है इंटरपोल की वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो वियना ऑस्ट्रिया ये देश है जो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर थर्ड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में। अगला देखते हैं न्यू दिल्ली में क्या हुआ है। तो यूनिसिट्रल की मीटिंग हुई है। क्या है यूनिसिट्रल? तो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में। तो याद रखेंगे, थोड़ी सी ऐसी न्यूज़ है जो पहली बार ये मीटिंग हो रही है। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, तो याद रखेंगे इसको, नई दिल्ली में ये भी हुई है। फिर बात आता है 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो एससीओ की 23वीं बैठक का जो आउटकम है वो देख लेते हैं। वर्चुअल माध्यम से भारत ने इसको होस्ट किया है। आउटकम ये है कि ईरान ने ज्वाइन किया है 9th परमानेंट मेंबर के तौर पर। तो पहला पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ROARO यूपीपीसीएस में ROARO 2024 में पूछा हुआ था, ठीक है। क्या है? वाराणसी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। तो वाराणसी को टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल एससीओ की बनाया गया है। फिर आपका 8वीं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हुई है व्लादिवोस्तोक रशिया में। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको, देखिएगा ध्यान से, कि हिरोशिमा जापान में 49वीं G7 की समिट हुई है। 49th G7 समिट हेल्ड एट हिरोशिमा जापान। आउटकम क्या था इसका? तो देखेंगे कि मेजर आउटकम में ये है कि पार्टनरशिप फॉर रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट, यानी कि राइज के बारे में बात की गई है। टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट के लिए राइज की बात की गई, ठीक है। मतलब रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट करने की। नेक्स्ट जो मीटिंग है वो आपकी बेंगलुरु इंडिया में हुई है। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, जो भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेज ऐसी होती हैं जो कि भारत में हुई है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिवली थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो 5वीं वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। अगला देखते हैं, पापुआ न्यू गिनी के एक पोर्ट मोर्सेबाई में एक मीटिंग हुई है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फिपिक, थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट। तो ये फिपिक जो है, मतलब इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट, ये आपका पापुआ न्यू गिनी में हुई है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है ये पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा डार्क कलर का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आउटकम है इसका। इंडिया ने अनाउंस किया है कुछ 12 पॉइंट का डेवलपमेंट प्लान, किसके लिए? जो भी पैसिफिक आइलैंड है उनके लिए। फिर एक मीटिंग का नाम है आसियान। आसियान में 10 देश हैं, मैंने आपको बताया भी था कि आप याद कर लीजिए। भारत से जैसे ही अलग होते हो, ईस्ट साइड में जाते हो, तुरंत आता है आपका म्यांमार, म्यांमार के बगल में आता है थाईलैंड, थाईलैंड के बगल में ऊपर साइड में आता है आपका लाओस, नीचे आता है कंबोडिया, उसके बगल में आता है वियतनाम। फिर वियतनाम के नीचे आते हो तो आपका आता है मलेशिया, मलेशिया के कॉर्नर में आता है सिंगापुर, सिंगापुर के फिर नीचे आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर जाओगे तो आता है ब्रुनेई, और ब्रुनेई के ऊपर आता है आपका जो है फिलीपींस। तो इतनी कंट्रीज़ है, एक बारी में आप भी याद कर लीजिए इस तरह से। मैप देख कर याद करेंगे तो ज़्यादा याद होने की संभावना, मतलब रिटेन ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो आसियान की जो समिट है वो कहाँ हुई है? तो जकार्ता में हुई है। कौथी हुई है समिट? तो 20वीं समिट हुई है, आसियान इंडिया समिट इसका नाम है, 20वीं हुई है। मेजर आउटकम ये है कि इंडियाज 12 पॉइंट प्रपोजल फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया आसियान कोऑपरेशन। तो यहाँ भी जो है भारत ने 12 पॉइंट का प्रपोजल दिया है इंडिया और आसियान के कोऑपरेशन को, आपसी जो समझौता है उसको मजबूत करने के लिए। फिर आपकी कोलंबो में मीटिंग हुई है। क्या मीटिंग हुई है? नाम है आयोरा की मीटिंग हुई है। आपको पता है कि अभी 2023 से 2025 तक जो आयोरा का अध्यक्ष है वो आपका श्रीलंका है, उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर भारत है, और 2025 के बाद जो है 27 तक भारत अध्यक्ष रहेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया था, जो आपका आई दृष्टि का पोर्शन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, उस सेशन में कराया था। मुझे लगता है कि लेक्चर 3 या 4 में था ये क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। कहाँ हुई है? कोलंबो में, श्रीलंका में हुई है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर दिया, बस एक बचा हुआ है कि 18th ईस्ट एशिया समिट हुई है जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इसमें जितनी भी मीटिंग्स और समिट्स थी लगभग सारी कवर कर ली गई है।
अगर इसमें जो कि न्यूज़ में है, आप लोग इसको एक बारी और देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं न्यूज़ में, उन कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कच्चातीवू। कच्चातीवू पड़ता कहाँ है, लोकेशन देख लेते हैं कि ये श्रीलंका है, ठीक है, एक सेकेंड, ये है आपका श्रीलंका, ठीक है, और ये है आपका इंडिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रामेश्वरम, यानी कि ये बिल्कुल सदर्न पार्ट है इंडिया का, और यहाँ पर कच्चातीवू आइलैंड को दिखाया जा रहा है, ठीक है। कच्चातीवू आइलैंड बेसिकली जो जाफना है, जाफना के आपका एक तरह से साउथ वेस्ट में है, और रामेश्वरम के आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। बात यह है कि 1974 में जो है ये कच्चातीवू आइलैंड भारत ने श्रीलंका को दे दिया था, लेकिन अभी मतलब इस पर भारत का कोई दावेदारी नहीं है, ये श्रीलंका का है, और श्रीलंका के मछुआरे वहाँ पर मछली वछली पकड़ते हैं आकर के, और कभी कभार भारत के मछुआरे भी देखे जाते हैं, बट इस तरह से अलाउड नहीं है। बात यह है कि न्यूज़ में क्यों आ गया, न्यूज़ में इसलिए आ गया दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में हुआ क्या, हाल ही में ये हुआ कि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने रिवाइव किया इस डिबेट को ओवर कच्चातीवू आइलैंड के ऊपर एक डिबेट को फिर से स्टार्ट कर दिया बाय रीटरेटिंग द डिमांड फॉर रिट्राइवल फ्रॉम श्रीलंका। अब उसको चाहते हैं कि रिट्राइव कर लिया जाए, फिर से जो है श्रीलंका से प्राप्त कर लिया जाए, वापस मांग लिया जाए, ठीक है। तो इस कारण से कच्चातीवू आइलैंड जो है न्यूज़ में आ गया। कच्चातीवू के बारे में बात करें तो ये अनइनहैबिटेड स्पेक है, मतलब एक तरह का कलंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पाक स्टेट के आसपास में, ठीक है। इट लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वर एंड साउथ वेस्ट ऑफ जाफना, जो मैंने बताया भी, जाफना ये पूरा हिस्सा है जिसका सबसे जो नदर्न पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। तो और ये जो एक श्रीलंका को जाफना जोड़ता है इसको बोलते हैं एलिफेंटा दर्रा। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब मैपिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब। यहाँ पर लिट्टे जो है चाहता था कि जाफना को एक फ्री कंट्री या फ्री स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इट इज़ नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू द फिशर फोक्स ऑफ द टू कंट्रीज हु हैव बीन ट्रेडिशनली यूजिंग द आइलेट्स फॉर फिशिंग। तो दोनों कंट्री के जो फिशरमैन हैं वो इसको आइलेट को यूज़ करते हैं, जो भी द्वीप है उसको यूज़ करते हैं फिशिंग के पर्पज़ से। 1974 में हुआ ये कि एज अ पार्ट ऑफ इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट, जिसमें भारत श्रीलंका की एक समुद्री समझौता हुआ, इंडिया सीडेड कच्चातीवू, तो श्रीलंका इंडिया ने सीड कर दिया, दे दिया, ठीक है, कच्चातीवू श्रीलंका को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है बायआउट के बारे में, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कहीं ना कहीं आइलैंड से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बारी मैप ढंग से देखिएगा, जितनी चीज़ें बताई जाती हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो बात आती है बायआउट की, तो कंटेक्स्ट ये है कि 32 इंडियन फिशरमैन हैव बीन डिटेन्ड बाय द ब्रिटिश नेवी। तो 32 भारतीय मछुआरों को डिटेन कर दिया गया है, किसके द्वारा, ब्रिटिश नेवी के द्वारा, फॉर ट्रेसपासिंग इनटू द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। बायआउट में जो है ट्रेसपास कर रहे थे, यानी कि जो भी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है वहाँ पर ट्रेसपास कर रहे थे, वाइल फिशिंग इन द हाई सीज़, और हाई सीज़ में फिश करने गए थे, मतलब कि मछली मारने गए थे, तो आपका बायआउट एरिया में चले गए, तो उनको क्या कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया, ठीक है। बात करते हैं बायआउट के बारे में, तो फोटो पहले देख लीजिए। ये दिखाता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, स्थित कहाँ है, स्थित है आपका हिंद महासागर में, ठीक है, और यूके की ये है। तो इसमें कितने सारे आइलैंड आते हैं, पहले तो आप चैगोज आर्किपेलागो देख सकते हैं। ये चैगोज जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें कौन कौन से आते हैं, 3 ब्रदर आइलैंड आता है सबसे ऊपर, फिर आता है ईगल आइलैंड, फिर आता है डेंजर आइलैंड, फिर आता है एगमॉन्ट आइलैंड, और सबसे नीचे आता है डिएगो गार्सिया। आपने कई बार न्यूज़ में डिएगो गार्सिया इत्यादि का नाम सुना भी होगा, देखिए, ठीक। अब ये जो डिएगो गार्सिया है इसी को बड़ा करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, जिसमें आपका सिम्पसन पॉइंट है, बार्टन पास है, लैकॉन्टे पॉइंट है, कस्ट पॉइंट है, हॉर्सबर्ग पॉइंट है, ठीक है, और साउथ पॉइंट है। ये मैंने क्यों बताया इसलिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपका इतना बेसिक पूछेगा कि आप जब मैप देखोगे तो लगेगा कि कुछ पूछा ही नहीं है। जैसे पूछ लेगा कि सिम्पसन पॉइंट, जो कि आज हाल ही में आजकल न्यूज़ में था, किसका पार्ट है। अब 4 आइलैंड का नाम दे देगा आपको, उसमें कह देगा चैगोज आर्किपेलागो या चैगोज आइलैंड, डिएगो गार्सिया, डेंजर आइलैंड और एगमॉन्ट आइलैंड। तो क्या है ना कि क्वेश्चन है बहुत आसान, ठीक है, लेकिन केवल ना गो थ्रू ना होने के नाते ये क्वेश्चन स्किप हो सकता है। तो बस इसलिए मैंने इस सबको बता दिया। एक बारी फोटो जो है ढंग से देख लीजिए, अगर रफ डायग्राम एक ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक रफ डायग्राम ड्रा कर लीजिए। चलिए
बायोट के बारे में बात किया तो ये बायोट जो है ओवरसीज टेरिटरी है, किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन, और इस्टेब्लिश हुई थी 1965 में, तो 1965 के आसपास में ये जो है सेंट्रल इंडियन ओशियन में इस्टेब्लिश हुई थी। सिंस 1976, ये 1976 से ही कोटरमिनस विद द चागोस आर्किपेलागो, जो चागोस आर्किपेलागो है उसी के साथ में संयुक्त रूप से इसको देखा जाता है। ये एक कंस्टिट्यूट ऑफ सेमी सर्कुलर ग्रुप, ये जो है अर्धवृत्ताकार एक ग्रुप बनाता है, जिसमें कि कौन कौन से आइलैंड्स है, अब नाम सुनिएगा। कंप्राइजिंग द सलोमन आइलैंड, पेरोज बेनोस अटॉल, नेल्सन आइलैंड, द थ्री ब्रदर आइलैंड, द ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड, एगमोंट आइलैंड एंड डिएगो गार्सिया अटॉल। अटॉल आपको पता है क्या होता है? नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। जो आपकी रीफ्स होती हैं उनकी 3 टाइप होती है, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक होता है बैरियर रीफ, एक होता है अटॉल। जैसे जो हमारा लक्षद्वीप है वो एक तरह का अटॉल है, ठीक है, जबकि जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पड़ती है वो आपका बैरियर रीफ है, ठीक है। और इसी तरह से फ्रिंजिंग रीफ भी होती है, जिसका एग्जाम्पल अभी एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। फिर आता है डिएगो गार्सिया अटॉल, जो है ये लार्जेस्ट है एंड सदर्न मोस्ट लैंड मास इन द ग्रुप, तो आपको दिख भी रहा है कि सदर्न मोस्ट है, सबसे दक्षिणी इलाके में स्थित है। एंड लोकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री बेस, यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस भी है। ये सब किसका है? ये है तो यूके ओन्ड, लेकिन ये यहाँ पर यूएस मिलिट्री बेस भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका बायोट के बारे में कुछ बातें। अगला देखते हैं क्या है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इससे न्यूज़ आपकी यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इजराइल ने डिक्लेयर किया है वार ऑन पैलेस्टाइन मिलिटेंट, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन जो भी पढ़िए, पैलेस्टाइन मिलिटेंट ग्रुप हमास। हमास एक ग्रुप है, उसके अगेंस्ट में जो है वार छेड़ दिया है। कौन छेड़ दिया है? तो इजराइल छेड़ दिया है, इजराइल ने छेड़ दिया है। क्या ऑपरेशन चल रहा है? तो ऑपरेशन चल रहा है आयरन स्वॉर्ड। इनका ऑपरेशन है आयरन स्वॉर्ड, इजराइल का ऑपरेशन है आयरन स्वॉर्ड। फॉलोइंग देयर अनप्रेसिडेंटेड अटैक अंडर ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। तूफान अल अक्सा के तहत अनप्रेसिडेंटेड यानी कि अभूतपूर्व एक अटैक किया गया, किसके द्वारा? जो हमास है उसके द्वारा। किसके ऊपर किया गया? तो आपके इजराइल के ऊपर कर दिया गया। तो अब इजराइल जो है पागल हो चुका था, फिर उसने आयरन स्वॉर्ड नामक एक चलाया और बहुत ही बेरहमी से मारा। जो चीज़ उठी भी मानवाधिकार में कि जो है एक तरह का जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी बात की जाएगी कि किस तरह का जेनोसाइड था, और जब वो न्यूज़ आएगी तो उसको भी मैं पूरी तरह से कवर करूँगा। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये आपका हमास का अटैक था जिसका नाम था तूफान अल अक्सा। ओके, आइए फ़ोटो देख लेते हैं एक बारी। फ़ोटो देखना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो क्या देखना है? नेबरिंग कंट्री देख लेंगे तो लस्सी जम गई करके एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, उसमें अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं जैसे लेबनान हो गया, ठीक है, सीरिया हो गया और इजिप्ट एक साथ, और जम से जॉर्डन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं लोकेशन। ये इस साइड में अगर देखेंगे तो जॉर्डन पड़ता है। ये आपका पूरा जो है देखिए जितना कलर कर रहा हूँ सब आपका इजराइल है। ओके, ठीक, इसके साथ साथ ये गोलन हाइट का जो पोर्शन है ये भी इजराइल है। अभी मैं बताता हूँ ये गोलन हाइट का पोर्शन इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। ये गोलन हाइट का पोर्शन है रेड वाला, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें मुझे डिलीट करनी है तो मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ बस। ये देखिए, ठीक है, ये गोलन हाइट्स है। बेसिकली गोलन हाइट जो है ना वो समुद्र तल से तो देखिए पहले गोलन हाइट्स के बारे में थोड़ी बात समझ लेते हैं। गोलन हाइट जो है वो समुद्र तल से, मैं बता रहा था कि लगभग 8000 फीट पर स्थित है, ठीक है, तो मतलब थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। कितना बड़ा एरिया है? तो लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक। सीरिया की जो राजधानी है, सीरिया और एक बार इजराइल का इस पर लड़ाई भी हो चुका है। सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, यहाँ से केवल 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। लगभग 60-70 मत मानिए, 60-70 मत मानिए आप, 62 किलोमीटर, ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट 60 से 70 के बीच में, कहीं 60 से 62 किलोमीटर के आसपास में स्थित है सीरिया, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक तरह से लेबनान, सीरिया,
जॉर्डन और इजराइल का एक क्वाड्रपल पॉइंट है। मतलब कि ट्रिपल पॉइंट होता है ना, 3 लोग मिलते हैं, तो एक तरह से चारों लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये क्या करता है कि इजराइल जो है लेबनान, सीरिया और जॉर्डन पर साथ में नज़र रख पाता है, इसीलिए गोलन हाइट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस अपने आप में रहता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कंट्री क्या क्या है। तो लस्सी जम गई से हम लोग याद कर सकते हैं कि लेबनान हो गया, ठीक है, सीरिया हो गया और इजिप्ट हो गया, मतलब ठीक है, या तो लेबनान सीरिया याद कर लो और जम से याद कर लो जॉर्डन और माँ से याद कर लो आप मिस्र। ठीक, और गई अपने आप से लगा लिया, तो लस्सी ये हो गया और जम ये हो गया। ठीक है, तो दूसरे का चुराया हुआ नेमोनिक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सब नेमोनिक्स तो चुराए जा सकते हैं। तो लस्सी जम गई जो है याद कर लेंगे। वाटर बॉडी की बात करोगे तो क्या क्या है, एक साइड में मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, यहाँ छोटा सा डेड सी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर सी ऑफ गैलीली दिखाई दे रहा है, ये देखिए सी ऑफ गैलीली, ठीक है, और जॉर्डन रिवर, ये देखिए जॉर्डन कंट्री और जॉर्डन रिवर दोनों है। तो ये जॉर्डन रिवर है, ठीक है, ये जॉर्डन रिवर है, ठीक है, ये जॉर्डन कंट्री है। तो इतनी चीज़ें इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैप खुद से देख लीजिएगा। तेल अवीव जो इसकी कैपिटल है इजराइल की, ये यूएस से रिकॉग्नाइज करता है, और जो जेरूसलम है वो बाकी कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं। जेरूसलम यहाँ पर स्थित है। वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप या गाज़ा पट्टी ये है, ठीक है, लड़ाई यहीं चल रही है, गाज़ा स्ट्रिप के आसपास भारी बम्बार्डमेंट चल रहा है। चलिए, ये वाला जो पोर्शन इजिप्ट का पड़ता है इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप। जब आप मैप में देखोगे तो कुछ इस तरह का ट्रेंगुलर है। सीरिया, बात आती है सीरिया की, कैपिटल इसकी हो जाती है दमिश्क या दमिश्कस, जो भी पढ़ सकते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि तुर्की स्टेप्स ऑफ स्ट्राइक ऑन मिलिटेंट एज कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स इन सीरिया। जैसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, तुर्की ने क्या किया, मिलिटेंट्स पर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, मारना शुरू कर दिया। लैंड बॉर्डर की बात की जाए सीरिया के, तो एक साइड टर्की दिखाई दे रहा है आपको, रुकिए मैं मैप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ठीक है। तो सीरिया को ध्यान से देखोगे तो एक साइड में आता है तुर्की, एक साइड में आता है इराक, ठीक है, फिर आता है आपका लेबनान यहाँ पर आता है आपका इजराइल, ठीक है, और आता है जॉर्डन। तो ये 5 कंट्रियों से घिर के ये यहाँ पर सीरिया है। बात आती है दमिश्कस की, तो ये अब बात करता है गोलन हाइट्स, जो मैंने पीछे बताया गोलन हाइट्स के बारे में यहाँ पे भी बात कर रहा है कि इट्स एरिया इंक्लूड्स टेरिटरी इन द गोलन हाइट्स दैट हैज़ बीन ऑक्युपाइड बाय द इजराइल सिंस 1967। तो 1967 में एक 6-7 दिन का वॉर चला जहाँ पर गोलन हाइट्स को इजराइल ने छीन लिया, और इसी के अंडर में पहले गोलन हाइट्स आता था, सीरिया के अंडर में ही। वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो बस एक वाटर बॉडी इससे कनेक्टेड है जिसका नाम है भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। चलते हैं अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है नागोर्नो कराबाख रीजन। नागोर्नो कराबाख रीजन कहाँ स्थित है, तो आपका, तो मैप में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये नागोर्नो कराबाख रीजन है, ठीक है। आशा करता हूँ आपने मैप देख लिया। बेसिकली है क्या कि जब भी आप मैप देखोगे ना कोई पुराना, तो उसमें आपको केवल अजरबैजान नज़र आएगा और आर्मेनिया नज़र आएगी, ठीक है। यानी कि आपको अजरबैजान की बाउंड्री कुछ यहाँ तक ऐसे नज़र आएगी, ठीक, और उसके बाद आपको आर्मेनिया की बाउंड्री नज़र आएगी। अब है क्या कि नागोर्नो कराबाख एरिया, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, ठीक है। तो कहता है कि इंडिया ने अभी सपोर्ट किया है OSCE मिन्स्क ग्रुप। किस लिए सपोर्ट किया, तो भारत ने कहा कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन करिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर के ओवर नागोर्नो कराबाख रीजन पे, ठीक है। तो अभी आपने फोटो भी देख लिया है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है नागोर्नो कराबाख का क्षेत्र। फिर कहता है OSCE इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विद 57 participating states. The Minsk group was created in 1994 to address the dispute and is co-chaired by the United States, France and Russia. तो याद रखिएगा OSCE जो है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लैंड बॉर्डर्स की बात करेंगे तो इट इज़ लैंड लॉक्ड माउंटेन एरियाज इन साउथ कराकस। दक्षिणी कराकस का एक आपका लैंड लॉक्ड एरिया है, स्थलरुद्ध एरिया है। अदर फैक्ट में द रीजन इज रेफर्ड टू एज द Artashk by Armenians and was claimed by both Azerbaijan and Armenia after the fall of the Russian Empire 1917। जब से रशियन एम्पायर 1917 में गिरा है तब से जो है अर्ताश्क नाम से इस रीजन को अर्मेनिया वाले जानते हैं और क्लेम करते हैं दोनों देश। द टेरिटरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान, अजरबैजान के पार्ट के रूप में रिकॉग्नाइज होती है, बट इट्स इनहेबिटेंट्स एंड प्रीडोमिनेंटली एथनिक
अर्मेनियंस, लेकिन यहाँ पे अर्मेनिया के वासी ज़्यादा हैं और अर्मेनिया भाषी भी ज़्यादा है, मतलब जो लोग यहाँ के एथनिक ग्रुप से नृजातीय लोग हैं वो लोग ज़्यादा हैं। अगला आता है सेनेगल। सेनेगल की कैपिटल होती है डकार, तो काफ़ी बढ़िया कैपिटल है, याद रखेंगे। सेनेगल स्थित कहाँ है, तो ये कंट्री सेनेगल है, अफ्रीका के वेस्टर्न पोर्शन में सेनेगल है, ठीक है। मतलब अगर आप अफ्रीका ऐसे ऐसे बनाओगे, थोड़ा सा गंदा बन गया अफ्रीका, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर आपका सेनेगल स्थित है, ठीक है। सेनेगल के बीच में गैम्बिया है। कल मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ये कौन सी कंट्री है, शायद लोगों ने मैप नहीं देखा या लेक्चर को पूरा नहीं देखा होगा, तो ये कंट्री जो है गैम्बिया है, द गैम्बिया इसको लिखते हैं, ठीक। बात गैम्बिया की नहीं करनी है, बात करनी है सेनेगल की। तो सेनेगल की कैपिटल है डकार, जो कि यहाँ पर किनारे पर स्थित है। बात करते हैं क्या है, तो अभी कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली विटनेस्ड क्लैशेस, यहाँ पर क्लैश हुआ है। लैंड बॉर्डर की बात करेंगे तो हमारे एक साइड में माली पड़ेगा, गिनिया पड़ेगा और गिनी बिसाऊ पड़ेगा, ठीक है। गिनी या गिनी बिसाऊ पड़ेगा, तो गिनी बिसाऊ पड़ेगा, गिनी पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका माली पड़ेगा इस साइड में, और इधर मॉरिटानिया पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के इसकी जो है बाउंड्री है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो सेनेगल रिवर पड़ता है और अटलांटिक ओशन पड़ता है। फिर अदर फैक्ट में है कि इट लाइज इन डिप्रेशन नोन एज ए सेनेगल मॉरिटियन बेसिन, तो सेनेगल मॉरिटियन बेसिन के डिप्रेशन में या निम्न भूमि में ये स्थित है, ठीक है। तो लोकेशन आपको दिख गई है, कैपिटल भी आपको याद है, और कौन कौन सी कंट्री है आसपास में बताने की कोशिश किया हूं, तो याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बूस्ट करेंगी, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि लेक्चर को बार बार देखिए, अगर कंफ्यूजन हो तो कई बार लेक्चर को देख लीजिए, जाने से पहले भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो उठाया मैपिंग का लेक्चर देख लिया। इथोपिया, इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। कंटेक्स्ट ये है कि इथोपियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स सेकेंड लार्जेस्ट रीजन अम्हारा। अम्हारा जो क्षेत्र है इथोपिया का, वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी है, जो कि इनका सेकेंड लार्जेस्ट रीजन है। तो आपका इथोपिया से रिलेटेड ये बातें थी जो मैंने आपको बता दिया है। आपको ये बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है। फिर कहता है लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान और सूडान इसके आसपास में है। ये है इरिट्रिया का पोर्शन, तो इस साइड से इरिट्रिया है, ठीक है। इस साइड से आपका सोमालिया है, यहाँ पर छोटा सा जिबूती है। फिर आता है आपका इधर साउथ सूडान, इधर आता है सूडान और इधर आता है आपका केन्या। तो इतनी सारी कंट्रियों से ये जो है लगी हुई है। अगर आपसे पूछेगा क्या क्या युगांडा से इसका बॉर्डर लगता है, तो इथोपिया का बॉर्डर युगांडा से नहीं लगता है। ये पॉइंट याद रखना है, जो बॉर्डर नहीं लगते हैं वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा याद रखनी है। अदर फैक्ट में देखेंगे कि लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लैंड लॉक्ड कंट्री है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 कंट्री आती है, आपको नाम बताना है। उसमें से जो मोस्ट पॉपुलेटेड है उसका नाम मैंने आपको बता दिया, इथियोपिया है। नाइजीरिया की बात करते हैं, नाइजीरिया की लोकेशन ये है, इसको नाइजर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। नाइजर ऊपर पड़ता है, छोटा जो है स्पेलिंग वो ऊपर पड़ती है और नाइजीरिया नीचे पड़ता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन या गिनी की खाड़ी के आसपास आप कह सकते हो, यहाँ गिनी की खाड़ी है। अभी देख लेते हैं क्या क्या बातें इसमें दी हुई हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अटेंड किए हैं यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नाइजीरियन प्रेसिडेंट। नाइजीरियन प्रेसिडेंट का जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रहा था, मतलब कि उनको पद पे बैठाया जा रहा था, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। तो जो है यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में नाइजीरिया में प्रेसिडेंट का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें कौन गया था, तो गृह मंत्री का नाम दे दिया, फिर उसके बाद आपका प्रधानमंत्री का नाम दे दिया, राष्ट्रपति का नाम दे दिया, और चौथा जो है कह दिया निम्न में से कोई नहीं, या डिफेंस मिनिस्टर का नाम दे ही दिया। तो डिफेंस मिनिस्टर गए थे। काफ़ी ट्रिकी है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसको 2 स्टार मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नाइजीरिया जो है डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लागू हुई है। लग रहा है लोगों को पर्याप्त भोजन के उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड सिक्योरिटी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है घोषित हुआ है। लैंड बॉर्डर की अगर बात की जाए तो नाइजर इसके ऊपर पड़ता है, चाड इसके आपका ईस्ट साइड में पड़ेगा, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, और कैमरून पड़ता है उसी के नीचे, ठीक है। बेनिन पड़ता है वेस्ट में, ठीक है। तो घाना, टोगो, बेनिन, ऐसे 3 चीज़ें पड़ती हैं। ये घाना है, ये बीच वाला टोगो है, ये बेनिन है। तो बेनिन के जस्ट बगल में नाइजीरिया पड़ता है, ठीक है। मैपिंग की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक कंट्री अफ्रीका ही नहीं, यूरोप हो गई, आपका साउथ अमेरिका हो गई, इंडिया मतलब एशिया हो गई, एक एक कंट्री का नाम आपकी ज़बान पर रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितना बूस्ट किया जाएगा उसको लेकर के, उतना ज़्यादा एफर्ट उसमें डाला जाएगा। अदरवाइज
चीज़ें जो ऐसे ही अवेलेबल हैं, आप कहीं भी खोज के पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो गल्फ ऑफ गिनिया जो है यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, गिनी की खाड़ी या गिनिया की खाड़ी यहाँ पर पड़ता है। तो अदर फैक्ट में बात की जाए तो इसको जो है जायंट ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी कंट्री है तो इसको जायंट ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अगला आता है सूडान। सूडान की जो कैपिटल है उसका नाम है खार्तूम। कंटेक्स्ट ये है कि हैवी फाइटिंग रेज अक्रॉस खार्तूम। खार्तूम में जो है बहुत हैवी फाइटिंग हुई है, आपको पता भी है। सूडान जो है काफ़ी खतरनाक टाइप कंट्री है। लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में स्थित है। तो सूडान की लोकेशन कुछ यहाँ पे है। ऊपर देख सकते हो आप, इसमें इजिप्ट है, साइड में देख सकते हो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हो लीबिया है, वेस्ट में देख सकते हो आप चाड है, ठीक है। इस साइड में आओगे तो साउथ सूडान है, इधर आपका इथियोपिया है, इधर इरिट्रिया है और बगल में रेड सी है, ठीक है। फिर कहता है कि हलाइब ट्रायंगल एक यहाँ पर है जो कि डिस्प्यूटेड है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो हलाइब ट्रायंगल है ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो सूडान के आप नॉर्थ ईस्ट में अगर देखोगे तो वहाँ पर स्थित है। वाटर बॉडी में आपका आता है रेड सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या न्यूज़ है। नेक्स्ट है नाइजर की न्यूज़, जिसकी कैपिटल है नियामे। तो नियामे इसकी कैपिटल है। कंटेक्स्ट ये है कि मिलिट्री सीज्ड पावर इन नाइजीरिया। जो मिलिट्री है उसने जो है सीज़ कर लिया है पावर को नाइजीरिया में। यहाँ की जो मिलिट्री है उसको लगता है कि हम कंट्री को बेहतर चला सकते हैं, जबकि जो नाइजर है, ये नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है। नाइजर जो है कंट्री वो वेस्ट साइड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, मतलब आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, लेकिन वहाँ की मिलिट्री जो है उसके ऊपर सीज़ कर ली है पावर के ऊपर, ठीक है। लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो अल्जीरिया इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, और लीबिया भी इसके ऊपर पड़ेगा। डायरेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर चाड आपके राइट साइड में मेरे देखने में पड़ रहा है, फिर माली पड़ रहा है, नीचे आपका बुर्किना फासो से भी ये लग रहा है, टोगो से लग रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है, बेनिन से ये नहीं लग रहा है, ध्यान रखना है, बेनिन से नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर मैप में तो यही दिख रहा है, बेनिन से नहीं लग रहा है, नीचे नाइजीरिया है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्री हैं, अल्जीरिया है, लीबिया है, चाड है, नाइजीरिया, बेनिन से लग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ बना होगा, बेनिन से लग रहा है, बुर्किना फासो और माली। क्लियर मैप में आप लोग देख लीजिएगा इसकी जो नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में। वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो नाइजर रिवर जाती है नाइजर से, जो कि थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, नील नदी और कॉन्गो रिवर के बाद, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है जो नाइजर है, यहाँ से नाइजर से जाती है। अगली जो कंट्री है उसका नाम है लीबिया। लीबिया की जो कैपिटल है उसका नाम है त्रिपोली। कंटेक्स्ट ये है कि क्लैशेस बिटवीन टू लीडिंग आर्म्स ग्रुप इन त्रिपोली, ओनली सिविलियन एयरपोर्ट हैव लेड टू इट्स क्लोजर। तो यहाँ पर एक ही सिविलियन एयरपोर्ट था जो है बंद कर दिया गया था, क्योंकि क्लैश हुआ दो लीडिंग आर्म्ड ग्रुप में त्रिपोली में। लैंड बॉर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखा जाए तो आपके ईस्ट साइड में आपका इजिप्ट आता है, सूडान आता है आपका साउथ ईस्ट में, ठीक है। साउथ ईस्ट में आपका सूडान आता है, ईस्ट साइड में आपका इजिप्ट आता है, साउथ में आपका चाड और साउथ वेस्ट में नाइजर आएगा और वेस्ट में आपकी अल्जीरिया आएगी, ऊपर आपकी ट्यूनीशिया आएगी। तो ये इसकी लोकेशन है। वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो मेडिटेरेनियन सी जो है इससे लगी हुई है, ऊपर भूमध्य सागर इससे लगता है। अदर फैक्ट में ये कहता है कि घिबली अ हॉट अरिड विंड फ्लोज फ्रॉम साउथ ओवर इंटायर कंट्री। तो यहाँ पर घिबली नाम की, याद रखेंगे, घिबली नाम की एक गर्म शुष्क वायु जो है बहती है, ठीक है, फ्रॉम साउथ, दक्षिण से चलती है पूरे कंट्री में। घिबली कहाँ चलती है? तो लीबिया में चलती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगला आता है गैबॉन। गैबॉन की कैपिटल है लिवरविले। कंटेक्स्ट ये है कि गैबॉन की मिलिट्री जो है वहाँ के ऑफिसर डिक्लेयर कर दिए काउप आफ्टर प्रेसिडेंट विंस डिस्प्यूटेड इलेक्शन। तो गैबॉन मिलिट्री ऑफिसर्स डिक्लेयर काउप आफ्टर प्रेसिडेंट विंस डिस्प्यूटेड इलेक्शन। तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह कि तख्ता पलट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ पर डिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, उसमें कोई प्रेसिडेंट बना, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के जो बॉर्डर है वो ज़्यादा देखना जरूरी है, लैंड बॉर्डर। देखिए कंटेक्स्ट तो बहुत कम आशा है पूछेगा क्या, कंट्री के बारे में पूछ लेगा कि गैबॉन कहाँ स्थित है, उसके आसपास की कंट्रीज़ को बता दीजिए, ठीक है। तो गैबॉन के बारे में हम लोग देखेंगे, इक्वेटोरियल गिनी जो है इसके पास में पड़ता है, ठीक है, और कॉन्गो पड़ता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ इसके आसपास में घेरी हुई है। वाटर बॉडीज़ में आपका अटलांटिक ओशन पड़ता है वेस्ट साइड में। अदर फैक्ट में देखेंगे तो कंट्री जो है इक्वेटर पर स्थित है। गैबॉन जो है इक्वेटर यहाँ से होकर के जाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए
अगली कंट्री के बारे में देखते हैं, तो इसका नाम है साहेल रीजन। साहेल रीजन के बारे में आपने सुन लिया होगा या सुना ही होगा कभी ना कभी। बेसिकली है ये, इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि जो सहारा का डेजर्ट है वो काफ़ी एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो बात ये चल रही थी पिछले कुछ वर्षों से ये बात चल रही है कि साहेल रीजन जो है वहाँ पर प्लांटेशन करते हैं ट्री का, कि जो डेजर्ट है उसको एक्सपेंशन से बढ़ने से बचा लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि 3 साहेल नेशंस माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर हैव साइंड अ डिफेंस पैक्ट टू कोऑपरेट अगेंस्ट थ्रेट्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। इन तीनों ने एक पैक्ट साइन कर लिया है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। BMN याद कर सकते हो या MBN याद कर सकते हो, NMB याद कर सकते हो, जो भी याद कर लो, ठीक है। बस माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया कि भाई हम तीनों कोऑपरेट करेंगे, अगर कोई भी हमारे खिलाफ थ्रेट होगा जो कि आर्म्ड रेवेलियन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, कुछ भी हो, हम तीनों ही उसके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। तो पहले कंट्रीज़ देख लेते हैं साहेल में कौन कौन सी आती हैं। ये सारा जो एरिया का डार्क है ये साहेल का रीजन है। यहाँ पर सेनेगल आती है, मॉरिटानिया आती है, माली आती है, बुर्किना फासो आती है, नाइजर आती है, नाइजीरिया आती है, चाड और सूडान और इरिट्रिया। इतनी कंट्रीज़ आती हैं। कंट्रीज़ गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज़ टोटल साहेल एरिया में दिखा रहा है। अगर इसमें कुछ मिसिंग हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो साहेल एरिया में ये 9 कंट्रीज़ है, जिसमें से 3 ने आपस में वो किया है, माली ने किया है, ठीक है, बुर्किना फासो ने किया है और नाइजर ने किया है। तो ये तीनों कंट्री आर्म्ड रिबेलियन के खिलाफ या एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ जो एक दूसरे पर अटैक करने में चूकेंगी नहीं। साहेल रीजन की बात करें, इट इज़ अ सेमी अरिड रीजन। ये अर्धशुष्क क्षेत्र है वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका का, उत्तर मध्य अफ्रीका का, दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू द रेड सी अलॉन्ग सहारा डेजर्ट सदर्न रिम। तो ये काफ़ी लंबे प्रदेश में आपका अटलांटिक ओशन से लेकर के उधर रेड सी में पूर्वी साइड तक पूरा स्ट्रेच हुआ है। 9 कंट्रीज में मैंने बताया आप आती हैं। कंट्रीज़ में बुर्किना फासो 1, कैमरून 2, चाड 3, गैम्बिया 4, गिनिया 5, मॉरिटानिया 6, माली 7, नाइजर 8, नाइजीरिया 9 और सेनेगल 10। तो इसमें कोई एक कंट्री छूट रही थी, उसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख के करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इट फॉर्म्स अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन सहारा डिजर्ट टू द नॉर्थ एंड सवाना टू द साउथ। तो इसके साउथ में जो है सवाना पाया जाता है। ये सब सवाना एरिया है, रुकिए मैं इसको अलग कलर से, ये सब सवाना का एरिया है, ठीक है। तो ये सवाना का एरिया है और ये जो आपका ऊपर एरिया है ये सब सहारा डिजर्ट है। तो इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है, इसको साहेल क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल जोन है। अगली कंट्री है बुर्किना फासो, कैपिटल है इसकी ओउआगादुओगुआ, ठीक है। कुछ दिन में मुझे लगता है मैं भी अफ्रीकन लैंग्वेज बोलना सीख जाऊंगा, ओउआगादुओगुआ, ठीक है। आप लोग भी बोल के देखिए, अफ्रीकन थोड़े से साउंड करेंगे आप लोग भी। तो बुर्किना फासो की कैपिटल ये है। मुझे नहीं लगता कि इतनी गंदी कैपिटल जो है पूछेगी, अगर पूछ लेगा तो मुझे तो नहीं भूलेगा, ठीक है। मैं ये समझ लूँगा कि भाई बुर्किना फासो जो है ओउआगादुओगुआ कुछ करके उसकी कैपिटल है। कंटेक्स्ट ये है कि बुर्किना फासो ऑर्डर्स द फ्रेंच एम्बेसी डिफेंस अटैच टू लीव। कहा हुआ है कि जो फ्रेंच एम्बेसी यहाँ पर अटैच थी, फ्रेंच एम्बेसी जो रह रही थी, बुर्किना फासो ने कह दिया कि तुम जाओ यहाँ से, चलो भाई अपने घर जाओ, यहाँ पर मत रहो। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो माली, बेनिन, नाइजर, कोट डिवोरी, घाना और टोगो, इन सब से जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो एक बार मैप में देख लेंगे कि नाइजर है, माली है, कोट डिवोरी है, घाना है, टोगो है, बेनिन है। तो अब देखिए यही चीज़ें लिखती नहीं है, तो इतनी कंट्रीज से जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बात आती है अगले कंट्री की, तो अगली कंट्री जो न्यूज़ में थी उसका नाम है कनाडा, इसकी कैपिटल है ओटावा। ओटावा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कनाडा अभी 5 अलायंस को लेकर के और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ जो उसने टिप्पणी की थी उस सब चीज़ को लेकर काफ़ी न्यूज़ में है। तो इंडियन एग्जामिनेशन में भी कवर होने के चांसेस हैं उस चीज़ों को। कंटेक्स्ट ये है कि डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है फ्लेयर्ड बिटवीन कनाडा एंड इंडिया फॉलोइंग द कैनेडियन पीएम्स एक्यूज़ किया कनाडा के प्रधानमंत्री ने, दैट इंडियन एजेंट वर इन्वॉल्व, कि भारत के कुछ एजेंट इन्वॉल्व थे इन द मर्डर ऑफ द सिख सेपरेटिस्ट लीडर इन कनाडा। सिख सेपरेटिस्ट लीडर जो कनाडा में थे उनकी डेथ हुई, तो उनकी डेथ में जो है भारत के कुछ एजेंट इन्वॉल्व थे, ऐसा कहना है वहाँ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। उसी के बाद जो है कुछ संबंध खट्टे हुए थे, उन्होंने हवाला दिया कि हमें 5 अलायंस के द्वारा जो है पता चला ये बात। अब आपको बताना है कि जो 5 अलायंस है उनमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है, ठीक है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स है इसके पास में, इस साइड भी है और साउथ साइड में भी है। ग्रीनलैंड है आपका इस साइड में, आप दिख रहे हो ग्रीनलैंड, ठीक है। सबसे बड़ा ये आपका आइलैंड है जो कि डेनमार्क के अंडर में है, और यूएस स्टेट ऑफ अलास्का भी है, ठीक। वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो पैसिफिक सी से लगता है
आर्कटिक सी से लगता है और अटलांटिक ओशन से लगता है। कनाडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, तो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। लार्जेस्ट ऑफ कनाडाज फिजियोग्राफिक रीजन इन द कैनेडियन शील्ड, तो यहाँ पर कैनेडियन शील्ड जो है यहाँ की सबसे बड़ी फिजियोग्राफिक या भौतिक संरचना मानी जाती है। ठीक है, एक एक बात कनाडा के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो समय नहीं है कि कनाडा के बारे में कुछ पढ़ा जाए, लेकिन बिग लेक्स में से 4 जो है वो कनाडा में स्थित है, मतलब पूरी तरह से आपका यूएसए में नहीं है। इक्वाडोर की बात की जाए, मिशिगन केवल कंप्लीटली आपका यूएसए में है, बाकी नहीं है। इक्वाडोर की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है क्विटो, कैपिटल याद रखिएगा इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। ठीक है, इक्वाडोर ये कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, आपका बॉर्डर लगाती है कोलंबिया से और बॉर्डर लगाती है पेरू से, उसके अलावा बॉर्डर नहीं लगाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ब्राज़ील से बॉर्डर लगाती है तो नहीं लगाती है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ लगाती हैं, लेकिन वन ऑफ द कंट्रीज़ में केवल 2 ही कंट्री है इक्वाडोर जो है बॉर्डर शेयर नहीं करती है। उसके अलावा और कौन नहीं शेयर करता है, तो चिली भी बॉर्डर शेयर नहीं करती है। चलिए आइए देखते हैं क्या बात कर रही है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात की जाए तो कोलंबिया, पेरू और ईस्ट और साउथ से इसको कवर की हुई हैं। वाटर बॉडीज़ में पैसिफिक ओशन है। अदर फैक्ट में देखोगे तो गालापागोस आइलैंड है यहाँ पर, जो कि इसके जुरिस्डिक्शन में ही आता है। तो गालापागोस आइलैंड कहाँ है, इसी से मेनलैंड से थोड़ी दूरी पर गालापागोस आइलैंड पड़ता है। गूगल करके एक बार देख लीजिएगा गैलापागोस आइलैंड को। ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन एंड सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, अमेजन बेसिन का थोड़ा सा पार्ट जो है ऑक्युपाई करती है और जो कि इक्वेटर पर स्थित है। इक्वाडोर क्या है, इक्वेटर पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं कौन सी कंट्री है। अगली कंट्री है गुयाना। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये भी आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है, या ऐसे कह सकते हो कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है। कंटेक्स्ट ये है कि वेनेजुएला एंड गुयाना सॉ टेंशन ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट अराउंड एस्क्यूबो रिवर। तो एस्क्यूबो रिवर जो है उसके आसपास में इन लोग का कुछ टेंशन हुआ। ठीक है, क्योंकि वेनेजुएला और गुयाना जो है आसपास में है, तो इन दोनों लोग का थोड़ा सा टेंशन होता है किस रिवर को लेकर के, तो एस्क्यूबो रिवर। रिवर का नाम याद रखेंगे यूपीएससी वाले। ठीक है, लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो सूरीनाम से एक और टच हो रही है, एक और ब्राज़ील से टच हो रही है साउथ में, और वेनेजुएला से टच हो रही है आपकी वेस्ट साइड में। वाटर बॉडीज़ में अटलांटिक ओशन केवल ऊपर से लगता है, बाकी कोई ओशन नहीं लगता है। तो नाम याद रखिएगा, किसका नाम याद रखना है, एस्क्यूबो रिवर का नाम याद रखना है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला ग्लोबल वाटर बॉडीज़ इन न्यूज़। तो ग्लोबल वाटर बॉडीज़ इन न्यूज़ में क्या है, सियांग रिवर आती है। सियांग रिवर कहाँ स्थित है, सियांग रिवर ये इंडिया में हम लोग आ चुके हैं। ये सियांग रिवर है आपकी। ठीक है, कह रहा है कि इंडिया कुड रिस्पॉन्ड बाय बिल्डिंग 100 गीगावाट डैम इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये देखिए सियांग रिवर इसलिए न्यूज़ में है। ठीक, बात क्या है, पूरी बात समझते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया टू काउंटर चाइनाज डैम विद बैराज इन सियांग रिवर। बात यह है कि जो चाइना है ना वो बहुत बड़े बड़े डैम बना रहा है। देखिए आप यहाँ पर कुछ डैम दिख भी रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रेट बेंड है जहाँ से ब्रह्मपुत्र मुड़ती है और भारत में प्रवेश करने के लिए अपने आप को मतलब वो बनाती है। तो यहाँ पर एक जो चाइना का कुछ डैम प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें है एक झांगमू डैम 510 मेगावाट का। ठीक है, फिर है एक मेडॉग प्रोजेक्ट, क्या चल रहा है, प्रपोज्ड चाइनीज डैम कुड जनरेट अप टू 60 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नियरली ट्रिपल दैट ऑफ 3 गॉर्जियस डैम। तो हमेशा यूपी पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है कि 3 गॉर्जियस डैम कहाँ है, तो अभी आपको आंसर मिल चुका है कि चाइना में है। ठीक है, तो काफ़ी पेट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा इस चीज़ को। 3 गॉर्जियस डैम के बारे में पूछता है। फिर मेडॉग प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकता है कि मेडॉग प्रोजेक्ट कहाँ का प्रोजेक्ट है, तो ये आपका प्रोजेक्ट है चाइना का। उसके अलावा झैंगमू डैम, ये तो नाम ही से पता चल रहा है चाइना का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यारलांग सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को, वही यहाँ पर आ रही है। तो भारत ने भी क्या किया है कि सियांग रिवर जो उसकी सहायक नदी है उस पर क्या बना रहा है, इंडिया भी रिस्पॉन्ड करने के लिए चाइना को 10 गीगावाट का डैम एक बना देगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो आपकी ये रिवर है ब्रह्मपुत्र, उसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं चाइना में। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा, और यारलुंग सांगपो ही जो है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर है ब्रह्मपुत्रा की। या इंटर अरुणाचल प्रदेश आफ्टर द ग्रेट बेंड एंड जॉइंट लोहित एंड दिबांग, और फिर वो अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट बेंड से एंट्री लेती है और फिर लोहित और दिबांग रिवर से क्रमशः मिलती है। ठीक है, तो सियांग रिवर के बारे में आपको पता चल चुका है सारी बातें। साउथ चाइना सी, चाइना जो है बदमाश टाइप का देश है। ठीक है, हालांकि ऐसे नहीं कहना चाहिए, कोई चाइनीज़ देखेगा यार तो फिर पीछे ही पड़ जाएगा, लेकिन डर लगता है चाइना से। चलिए, चाइना जो है ना ससुरा बहुत बदमाश है। तो चाइना का जो है ये
आपका साउथ चाइना सी, अपना नाम भी दे दिया कि भाई यही सब मेरा है, ये सब एरिया मेरा है, ठीक है। यहाँ पर 2 आइलैंड है, कौन कौन से आइलैंड है, एक पार्सल आइलैंड है, ठीक है, एक ही आइलैंड दिख रहा है, एक पार्सल आइलैंड है और एक आइलैंड और है, इसका नाम है स्प्रिटले आइलैंड, यहाँ पर दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो चाइना कहता है कि ये सब, ये जो मैं पॉइंट बनाया हूँ, ये छोटे छोटे से, ये छोटे छोटे मैंने पॉइंट बना रखे हैं, कुछ 9 डैश्ड पॉइंट, 11 डैश्ड पॉइंट और भी बहुत सारे पॉइंट बना रखे हैं, तो सब मेरे हैं, ठीक है। और ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो रेड कलर की, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये सब एरिया मैंने घेर रखा है, ये सब एरिया जो है चाइना का है, मेरा भाई, ये सब पूरा एरिया मेरा है, ये सारा एरिया हमारा, हमको दे दो। तो चाइना क्लेम करता है इस लाइन से, यहाँ पर आप रेड लाइन से मैंने भी दिखा दिया है, यूएन क्लॉज 200 नॉटिकल माइल इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यूएनसीएलओएस कहता है कि 200 नॉटिकल माइल तक जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब मेरा है, ऐसा वो कहता है, और डिस्प्यूटेड लैंड है, ये सारी लैंड डिस्प्यूटेड है, ठीक है। इसके लिए फिलीपींस लड़ाई कर रहा है, इधर जो है आपका कोई और कंट्री लड़ाई कर रही है, ब्रुनेई कह रही है मेरा है, इंडोनेशिया कहती है, ठीक है। तो ये सब डिस्प्यूटेड आइलैंड है, यहाँ पर छोटे छोटे से आर्टिफिशियल आइलैंड चाइना ने बनाए रखे हैं। क्यों इस क्षेत्र को लेना चाहता है, तो भाई बहुत संपदा होगी यहाँ पर, जो भी आपकी क्या बोलते हैं उसको, समुद्री संपदा जो होगी वो बहुत अधिक होगी, इसीलिए चाइना इसमें इंटरेस्ट रखता है। उसके साथ साथ अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे एरिया पर कब्जा करने का मतलब है जो भी ट्रेड है ना उसको प्रभावित कर सकता है वर्ल्ड की। कंटेक्स्ट ये है कि फिलीपींस रिमूव्ड चाइनाज फ्लोटिंग बैरियर, देखिए फ्लोटिंग बैरियर होते हैं बहुत सारे उसके, तो फिलीपींस ने उठा के फेंक दिया, चलो हटो यहाँ से। इन द स्कारबॉग शॉल, ये चीज़ याद रखिएगा, स्कारबॉग शॉल विच ब्लॉक्ड फिलीपींस फिशिंग बोट, तो स्कारबॉग शॉल के एरिया में बहुत सारे फ्लोटिंग बैरियर्स थे, तो फिलीपींस ने कहा चलो हटो यहाँ से, हम लोग मछली मार रहे हैं, मारने दो हमको। लिटोरल स्टेट आर ब्रुनेई, वहाँ पर आसपास में जो लिटोरल स्टेट है वो ब्रुनेई है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये सारे हैं, ठीक है। और ये लिटोरल स्टेट्स जो है वो परेशान भी हैं चाइना से, तो ये सब जो है नदी के किनारे पड़ते हैं। चाइनाज क्लेम अराउंड 90% ऑफ द रीजन एंड इट्स एज इट्स EEZ, कहता है कि ये 9 डैश लाइन हम लोग बना लिए हैं और जो इसके आसपास का सारा एरिया है वो हमारा EEZ है। EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बस देखो यार, ये फोटो जो दिया हुआ है ना, बस इसको याद कर लो, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा, कहानी आपको पता चल गई कि चाइना कहता है ये सब हमारा है। 9 डैश लाइन का क्या है कि इंट्रोडक्शन किया था 1947 के आसपास में, जब भारत आज़ाद हुआ, कि ये 9 डैश लाइन है। चाइनाज हिस्टोरियन क्लेम, बहुत पुराना हिस्टोरिकल क्लेम है, ऐतिहासिक क्लेम करता है, ओवर द पार्सल एंड स्प्राटले आइलैंड, यहाँ पर देखिए स्प्राटले आइलैंड के बारे में भी लिखा हुआ है। तो कहता है कि ये आइलैंड वाइलैंड जो भी पाए जा रहे हैं सब हमारा टुकड़ा है, टूट के अलग हो गया था, हम लोग लड़ रहे थे, चाइना की दीवार बनाए थे तो उसी में से बह गया था कुछ इलाका, सब हमारा है। टिल 1952 इट वॉज 11 डैश लाइन, और 52 तक जो है कहने लगा कि 11 डैश लाइन है। एंड द कम्युनिस्ट चाइना गेव अप इट्स क्लेम ऑन द गल्फ ऑफ टोंकिन, और फिर जो गल्फ ऑफ टोंकिन है वहाँ पर जो कम्युनिस्ट चाइना है उसने अपना क्लेम भी छोड़ दिया, ठीक है। टोंकिन आइलैंड आप देख लीजिएगा कहाँ पड़ता है, शायद ये वाला है, यहीं कहीं छोटा सा आइलैंड है, शायद ये है क्या, एक बार टोंकिन आइलैंड सर्च करके देख लीजिएगा टोंकिन आइलैंड कहाँ पड़ता है। रेड सी के बारे में बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, अभी पिछले साल की बात है या उसके पहले की बात है, चाइना की एक शिप जा रही थी, वो वहीं पर फंस गई थी, ठीक है। तो रेड सी का एरिया बहुत खतरनाक है, ठीक है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर सोमालियन डाकू है जो सब पकड़ लेते हैं सब, ठीक है ना। अभी अभी आपको पता है कि जो आपका अरेबियन कंट्री है वहाँ की भी, शायद ओमान की एक शिप पकड़ा गई थी, तो इंडिया वालों ने जाकर छुड़ाया। कंटेक्स्ट ये है कि यूएस ने डिप्लॉय किया है, तो यूएसए ने कमाल कर दिया था कि न्यू फोर्स और वारशिप को कह दिया है कि रेड सी में हम डिप्लॉय कर देंगे, यानी कि तैनात कर देंगे। इंडिया बाउंड कार्गो शिप हाईजैक बाय हौती रेबल्स इन रेड सी, तो इंडिया की, तो जैसा मैंने बताया बहुत सारी छीना झपटी होती रहती है, चोरी चकारी चलती है इधर, तो हौती रेबल्स यहाँ पर जो है रेड सी के आसपास में, उन्होंने क्या किया कि भारत जा रही थी एक कार्गो शिप, या भारत आ रही थी कार्गो शिप, उसको हाईजैक कर लिया। एन आइलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, तो ये जो है एक तरह का इनलेट है, सॉरी क्या पढ़ दिया मैं, आइलेट पढ़ा गया, इनलेट है ये कहाँ का, इंडियन ओशन में अफ्रीका और एशिया के बीच में, ठीक है। बाउंड्री कंट्रीज़ की बात की जाए तो इजिप्ट है इस साइड में, ठीक है, दिख भी रहा होगा, सऊदी अरेबिया है उस साइड में, ठीक है, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सब कुछ दिखेगा नहीं, जो जो दिख जा रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। ये कंट्रीज जो है बाउंड्री कंट्रीज है, ऑक्युपाई करता है पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है आपकी अफ्रीका की, जैसे फिर से मैं एक फ़ोटो बनाता हूँ, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है ना, ये कुछ अफ्रीका है,
तो ऐसे ग्रेट रिफ्ट वैली जाती है, मतलब यहाँ पर पूरा भ्रंश है अफ्रीका में, ठीक है। माना जा रहा है कि ये फट के अलग भी हो जाएगा अफ्रीका से, तो ग्रेट रिफ्ट वैली का ही एक तरह से एक्सटेंशन भी कह सकते हो कि उसी के बाद जो है रेड सी पड़ता है, ठीक है। ऑक्युपाई करता है वो पार्ट उसका, जिसको अफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली भी कहते हैं। वन ऑफ द साल्टिएस्ट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड है ये, साल्टिएस्ट बॉडी ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। चलते हैं अगला, देखते हैं अगला क्या है। ईस्ट सी ऑफ जापान के बारे में कहता है कि कंटेक्स्ट ये है कि चाइना और रशिया विल स्टार्ट जॉइन एयर एंड सी ड्रिल। चाइना और रशिया साथ में आ गए हैं और साथ में एयर और सी ड्रिल करेंगे, ठीक है, जिसको बोला गया है नॉर्दर्न अथवा इंटरेक्शन 2023। मार्जिनल सी ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और बाउंड्री बाय जापान एंड सखालिन आइलैंड एंड रशिया एंड कोरिया, ठीक है, बाउंडेड भाई। तो यहाँ पे कहाँ करेंगे देख सकते हैं, सी ऑफ जापान है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कर रहा है, रशिया और चाइना कर रहे हैं, सोची समझी साजिश है भाई, ठीक है। और जापान सी में करेंगे ये लोग, परेशान करेंगे आसपास वालों को, बस यही एक न्यूज़ थी। तो जापान सी आप लोगों को दिख गया होगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका किसी ने आंसर नहीं किया। मैंने पूछा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कितनी पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, अभी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इकॉनमी के पोर्शन से। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, मे भी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, देखते हैं कैसे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इसको, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या मैपिंग स्टार्ट करने के लिए जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। और यूपीपीसीएस के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम कंट्रीज़ को देखते हुए चले मैपिंग में, या मैप ले करके। किसका मैप लेना है तो मैंने कल भी बताया था, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक स्वॉन का मैप सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अच्छा है। उसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड जितना भी बहुत सारा बिक रहा है बाजार में, कोई सा भी ले लेना, लेकिन ब्लैक स्वॉन मुझे लगता है जेन्युइनली अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।